Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to an another interesting video. And today in this video we'll discuss about कोलिनर्जिक ड्रग एंड बेसिकली उसका हम आज ये देखेंगे टाइप ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ओके, सो यहाँ पर देखो मैंने टाइप ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर लिखा है ये, लेकिन ये ब्लॉर आ रहा है। ओके, सो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, लेकिन यहाँ पर जो लिखा होगा अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं ये बता दे रहा हूँ, ये टाइप ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर लिखा है। ओके, सो आज हम पहले कोलिनर्जिक ड्रग के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। बेसिकली कोलिनर्जिक जो ड्रग होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में इसे ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट बता देता हूँ। द कोलिनर्जिक सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नर्व सेल दैट यूजेस द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन इन द ट्रांसडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। सो वो क्या कह रहा है कि कोलिनर्जिक सिस्टम कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नर्व सेल। नर्व सेल को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। सो न्यूरॉन हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होकर के रहता है, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं रहता है, और विशेष करके कोलिनर्जिक सिस्टम में। सो कोलिनर्जिक सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज्ड नर्व सेल का एक गठन है। कंपोज मतलब क्या है? एक गठन है। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं ना, 1 मंजिल के बाद 2 मंजिल, ऐसे जो हम गठित करते हैं। सो कंपोज का मतलब है नर्व सेल। नर्व सेल मतलब क्या हो गया? न्यूरॉन। सो न्यूरॉन को लेकर के जो कोलिनर्जिक सिस्टम बना है और एक एक्शन पोटेंशियल जिसमें जनरेट होता है और जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन यूज होता है, तो उस चीज को हम कह सकते हैं ये एक कोलिनर्जिक सिस्टम है। एंड कोलिनर्जिक सिस्टम में जो ड्रग यूज होता है उसको हम कोलिनर्जिक ड्रग कहते हैं। इतना बात आई समझ में? अच्छा, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर। सो कोलिनर्जिक रिसेप्टर कितने टाइप का होता है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है टाइप ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ये आपको थोड़ा ब्लर आ रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सो यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर। सो कोलिनर्जिक सिस्टम अगर होगा तो कोलिनर्जिक सिस्टम के पास एक रिसेप्टर होगा। भाई हमारा इंडिया का कौन सा एजेंट विदेश में काम करता है? रॉ एजेंट। जैसे पाकिस्तान का आईएसआई एजेंट, उसी तरह से हमारा इंडिया का एक एजेंट है जिसका नाम है रॉ। अगर हमें पाकिस्तान से कोई भी अगर इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा एक रॉ एजेंट पाकिस्तान में होना चाहिए जो कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है इसका गतिविधि हमें देगा। भाई पाकिस्तान वाले न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, भाई पाकिस्तान वाले चीन के साथ मिल करके ऐसा कर रहे हैं। तो अगर हमारा एजेंट पाकिस्तान में एक्टिव रहेगा और जिंदा रहेगा तो पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन हमें भर भर के मिलेगा। लेकिन जिस दिन हमारा एजेंट को पाकिस्तान लोग मार देंगे या पाकिस्तान आर्मी मार देगा तो क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा? नहीं। तो उसी तरह से कोलिनर्जिक सिस्टम के पास एक रिसेप्टर होता है जिसके कारण कोलिनर्जिक क्या करता है? अपना एक्शन शो करता है, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। तो हमारा बॉडी में कोलिनर्जिक सिस्टम मोटा मोटी अगर हम देखेंगे तो वो जो भी काम करता है वो किसके थ्रू करता है? यही रिसेप्टर के थ्रू। अब ये रिसेप्टर के थ्रू कैसे करता है? जब ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो वो क्या करेगा? ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। जब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा तब जाकर के क्या होगा? फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा। जब तक ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड नहीं होगा तब तक क्या होगा? फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, और तब तक हम कोई भी डिजीज से हम क्योर नहीं हो पाएंगे। ये होता है ड्रग हमें कैसे क्योर करता है और कैसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन
बॉडी में प्रोड्यूस होता है। मैं इन डेप्थ ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। ओके, चाहूं तो मैं फटाफट इसे 2 मिनट में खत्म कर सकता हूँ। क्या करना है, मैं बोल दूंगा कोलिनर्जिक रिसेप्टर दो होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर, मस्कारेनिक रिसेप्टर, इतना बता देने के बाद और इसका एनएम एनएन कुछ कर दूंगा, फटाफट सर जाएगा। लेकिन मेरा यही मोटिव नहीं है। अगर लेक्चर देना है तो मैं इन डेप्थ लेक्चर दूंगा, ताकि एक मूर्ख व्यक्ति भी अगर ये लेक्चर को देखेगा तो उसे भरपूर ज्ञान मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर का कितने टाइप होता है। सो टाइप का मतलब क्या है, प्रकार। कोलिनर्जिक रिसेप्टर का कितने प्रकार है। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर बेसिकली कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर एंड एक हो गया आपका मस्कारेनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर को एन के माध्यम से, कैपिटल लेटर एन के माध्यम से डिनोटेड करते हैं, और मस्कारेनिक रिसेप्टर को कैपिटल लेटर आपका एम के थ्रू डिनोटेड होता है। ओके, देन इसका ये हो गया आपका टाइप, मतलब निकोटिनिक रिसेप्टर का ये हो गया आपका टाइप, एंड ये हो गया आपका मस्कारेनिक रिसेप्टर का टाइप, एंड ये हो गया आपका रेस्पेक्टिव लोकेशन। ये हो गया आपका निकोटिनिक रिसेप्टर का सब टाइप, एंड इस सब टाइप का लोकेशन कहां पर है ये बता रहा है। एंड उसके बाद ये मस्कारेनिक रिसेप्टर का, ओके, देन ये मस्कारेनिक रिसेप्टर का हो गया आपका सब टाइप, एंड ये हो गया उसका लोकेशन। ओके, सो निकोटिनिक जो रिसेप्टर होता है वो कहा, निकोटिनिक रिसेप्टर अगेन सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, that is known as NN and NM. Both are in capital letter. Okay. So मैं थोड़ा यहाँ पर स्पेस लेना चाहता हूँ। ओके, ये देखो यहाँ पर लिखा है निकोटिनिक रिसेप्टर। ओके, निकोटिनिक रिसेप्टर यही लिखा है ना। पहले तो ये जानो, ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर ये किसका है, ये कोलिनर्जिक सिस्टम का है, ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर का है। अगर ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर का हुआ तो इसका मतलब क्या है, कोलिनर्जिक अगर रिसेप्टर है तो उसका एक सिस्टम होगा, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कोलिनर्जिक सिस्टम बोलेंगे। तो कोलिनर्जिक सिस्टम को कौन गवर्न करता है, एसिटिल कोलिन। तो हम कह सकते हैं अल्टीमेटली एसिटिल कोलिन का 2 रिसेप्टर है कि नहीं। सो एक हो गया एसिटिल कोलिन का आपका 2 रिसेप्टर, एक हो गया निकोटिनिक रिसेप्टर एंड एक हो गया आपका मस्कारेनिक रिसेप्टर। ओके, सो पहले हम चर्चा करेंगे निकोटिनिक रिसेप्टर। ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर, इसका 2 सब टाइप होता है, एक होता है आपका NN एंड एक होता है आपका NM, ये कैपिटल लेटर। ओके, NN एंड ये हो गया आपका NM, यही सेम चीज आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। ओके, सो ये NN रिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट होता है, आपके गैंग्लिया में प्रेजेंट होता है, आपके एड्रेनल मेडुला में प्रेजेंट होता है। ओके, अब कॉन्सेप्ट आ गया गैंग्लिया। सो गैंग्लिया के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूं, लेकिन इन शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूं कि गैंग्लिया क्या होता है। ओके, सो हम गैंग्लिया के बारे में देखेंगे। सो गैंग्लिया बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए ये हो गया आपका एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये हो गया आपका एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, एंड ये हो गया आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये हो गया आपका प्री सिनेप्टिक। ओके, ये हो गया आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और इसको बोल सकते हैं वो नर्व फाइबर, एंड ये हो गया आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये हो गया पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ओके, ये हो गया आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड दिस वन इज योर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। मतलब यहां से लेकर के यहां तक हो गया आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, एंड यहां से लेकर के यहां तक हो गया आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब यहां पर देखो, मैंने ये बीच में 2 लाइन ड्रॉ किया है, ये एक टिनी गैप होता है। ओके, ये एक टिनी गैप होता है जिसको हम बोला जाता है क्या, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट।
जिसको हम बोलते हैं क्या, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके, एंड ये हो गया क्या, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का ये वाला पोर्शन जो होता है। ओके, ये वाला पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इसका नर्व टर्मिनल, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का जो नर्व टर्मिनल, इसको बोला जाता है। ओके, एंड ये हो गया क्या, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का ये हो गया आपका सेल बॉडी, सेल बॉडी। ओके, सो ये टर्मिनल से लेकर के यहां तक जो जगह है, मतलब ये वाला पोर्शन, इसको बोला जाता है आपका साइनेप्स, इसको बोला जाता है आपका क्या, साइनेप्स। ओके, ये सेल बॉडी से लेकर के ये एक्सन टर्मिनल लेकर के जो टोटल एरिया होता है उसको बोला जाता है आपका साइनेप्स। एंड जब ये बीच वाला गैप, मतलब सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद अगर नंबर ऑफ क्लस्टर, क्लस्टर मतलब समझते हो, क्लस्टर का मीनिंग क्या है, गुच्छा। तो एक अगर यहां से लेकर के एक गुच्छे, गुच्छे का एक जो समूह होता है, मतलब नंबर ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोनल फाइबर, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, अगर ऐसे यहां से देखो, ये इसको थोड़ा मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूं। ओके, ये हो गया आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये हो गया आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट। एंड यहां से देखो, यहां से अगर ऐसे ऐसे करके अगर ये नंबर ऑफ न्यूरॉन इसके साथ अगर जुड़ जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा, ये वाला जो एरिया होता है, ये टोटल को कहा जाता है आपका गैंग्लिया। सो जनरली गैंग्लिया इज नॉट ए स्पेस बिटवीन द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। गैंग्लिया कोई गैप नहीं होता है, गैंग्लिया कोई आपका क्या, एक जंक्शन भी नहीं होता है। गैंग्लिया क्या होता है, एक कनेक्शन। हमेशा याद रखो, गैंग्लिया हम किसको बोलते हैं, जनरली लोग इसको बोलते हैं, गैंग्लिया को बोलते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक का न्यूरॉन का जो बीच वाला एरिया, उसको गैंग्लिया बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, गैंग्लिया का जो एक्चुअल डेफिनेशन है, ये एक गैप नहीं है, नॉट ए गैप, ये आपका एक गैप नहीं है। एंड गैंग्लिया और क्या नहीं है, ये एक जंक्शन भी नहीं है, ये एक जंक्शन भी नहीं। सो गैंग्लिया इज व्हाट, सो गैंग्लिया ये हो गया आपका एक कनेक्शन, गैंग्लिया हो गया आपका एक कनेक्शन। सो ये कनेक्शन के रूप में क्या काम करता है, जब इंपल्स यहां से ट्रांसफर होकर के जाता है, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे सोडियम आयन का जब एंट्री होता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, उसके बाद कैल्शियम चैनल के थ्रू कैल्शियम आयन एंटर करता है, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर सिनेप्टिक वेसिकल में जो न्यूरोट्रांसमीटर आपका एसिटिलकोलिन स्टोर होता है, तो एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से क्या होगा, ये सब नर्व एंडिंग में आपका यहाँ पर सब सिनेप्टिक आपका वेसिकल होगा। ओके, ये वेसिकल क्या होगा, इस सिनेप्टिक में ये जो मेम्ब्रेन होगा इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। ओके, सो फ्यूज होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में एसिटिलकोलिन का डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो ये फ्यूज होने के बाद क्या होगा, ये एसिटिलकोलिन अपना रेस्पेक्टिव रिसेप्टर से बाइंड करेगा और तब जाकर के यहां से मैसेज और इंपल्स और इंफॉर्मेशन का पास आउट होगा फ्रॉम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। सो गैंग्लिया बेसिकली क्या हो गया, गैंग्लिया इज नॉट ए जंक्शन, गैंग्लिया इज नॉट ए गैप, बट गैंग्लिया इज व्हाट, गैंग्लिया इज ए क्लस्टर ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज। सो न्यूरोनल सेल बॉडीज को हम क्या कहते हैं, साइटन कहते हैं। तो यहां से एक गुच्छे जैसा जो नंबर ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरोनल फाइबर होता है, वो क्या करता है, आगे चल करके जाता है। और इस चीज को, ये गुच्छे को हम कहते हैं गैंग्लिया। ये गुच्छे वाला जो एरिया होता है, इसको हम कहते हैं गैंग्लिया। ओके, सो गैंग्लिया बेसिकली कहां पर प्रेजेंट है, गैंग्लिया बेसिकली आपका
गैंग्लिया को अगर हम देखेंगे, सो गैंग्लिया बेसिकली आपका पारासिम्पैथेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका गैंग्लिया बेसिकली प्रेजेंट होता है, बट सीएनएस में आपका गैंग्लिया प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, एंड ऑटोनोमी गैंग्लिया क्या है? ओके, गैंग्लिया आपने समझ लिया। अब यहां पर देखो ऑटोनोमिक गैंग्लिया क्या होता है। ऑटोनोमिक गैंग्लिया, सो ऑटोनोमिक गैंग्लिया क्या हो गया? सो ऑटोनोमिक गैंग्लिया बेसिकली वो गैंग्लिया होता है जो एज द टर्म इंडिकेट ऑटोनोमिक, सो इट्स वर्क शुड बी ऑटोमेटेड। सो ऑटोमेटेड वर्क कहां पर नर्वस सिस्टम में होता है? आपका अगर नर्वस सिस्टम को अगर मैं क्लासिफाई करूंगा, अगर आपका नर्वस सिस्टम को मैं अगर ऐसे क्लासिफाई करूंगा तो शॉर्ट में लिख रहा हूं। ओके, सो नर्वस सिस्टम को अगर मैं क्लासिफाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हो गया आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका दो भागों में डिवाइडेड है, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसको मैं एसएनएस लिख रहा हूं, और एक होता है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ओके, अगेन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपका दो भागों में डिवाइडेड है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, सो ये जो ऑटोमेटेड पार्ट है, ओके, ये जो ऑटोनोमिक गैंग्लिया जो होता है ना, ये ऑटोनोमिक गैंग्लिया यहीं पर प्रेजेंट होता है, यहीं पर। ये ऑटोनोमिक गैंग्लिया क्या होता है? इसको बोला जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमिक गैंग्लिया पाया जाता है, क्योंकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहने का क्या मतलब है? इस नर्वस सिस्टम ऑटोमेटेड काम करता है, अपना जो फंक्शन होता है। हर नर्वस सिस्टम का अपना एक फंक्शन होता है, हर नर्वस सिस्टम अलग उसका लोकेशन होता है, अलग उसकी प्रॉपर्टीज होता है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ऑटोनोमिक गैंग्लिया पाया जाता है, और बेसिकली ऑटोनोमिक गैंग्लिया कहां पर पाया जाता है? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी पाया जाता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी पाया जाता है। लेकिन आप पूछोगे सर क्या सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आपका ऑटोनोमिक गैंग्लिया पाया जाता है? नहीं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपका किसको कंट्रोल करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम का एक एग्जांपल क्या होता है? आपका स्केलेटल मसल। ओके, सो स्केलेटल मसल आर कौन? आर यूजुअली नोन एज वॉल्यूंटरी मसल। स्केलेटल मसल आर नोन एज वॉल्यूंटरी मसल। एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक एग्जांपल दो, वो क्या है? स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल क्या हो गया? आपका लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, ये हो गया आपका स्मूथ मसल। सो स्मूथ मसल कहने का यही रीजन है कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको हम कहते हैं क्या? वॉल्यूंटरी मसल। वॉल्यूंटरी मसल कहने का क्या एग्जांपल है? आपका जो भी वॉल्यूंटरी मसल, मतलब स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आपका वॉल्यूंटरी मसल। क्योंकि अगर हम अपना हैंड को अपनी इच्छा से इसे मूवमेंट कर सकते हैं, ये हैंड को अगर मैं जिस भी डायरेक्शन में अगर मूवमेंट करना चाहूंगा तो उसे आराम से मैं किसी भी दिशा में इसे मूवमेंट कर सकता हूं। इसीलिए स्केलेटल मसल, इट इज अंडर माय कंट्रोल एंड थॉट प्रोसेस। skeletal muscle is under my control and thought process, so that's why it is known as skeletal muscle. Okay, that's why it is known as skeletal muscle, and that's why it is under somatic nervous system. Okay, समझ में आ गया। एंड ये हो गया क्या? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, मतलब सब चीज ऑटोमेटेड होगा। अब आप जरा सोचिए ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा है। सो ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम में आपका क्या हो रहा है? आपका हार्ट रेट, अगर मैं आपको अभी कहूं आपका हार्ट रेट कितना है? 72 बीट्स पर मिनट, ये एक नॉर्मल चीजें हैं। अगर मैं कहूंगा कि आप अपना हार्ट रेट अभी 80 बीट्स पर मिनट बढ़ा लीजिए, तो क्या आप बढ़ा सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपके कहने से हार्ट बीट नहीं बढ़ेगा।
आपके कहने से पैनक्रियाज कोई भी सिक्रेशन नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। हमारे कंट्रोल में किसी भी स्मूथ मसल नहीं होता है, हमारे कंट्रोल में इंटेस्टाइन नहीं होता है, हमारे कंट्रोल में आपका स्टोमक नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आता है वहां पर आपकी दादागिरी नहीं चलेगी, लेकिन आपकी दादागिरी सोमैटिक नर्वस सिस्टम में चलेगी। सो ये हो गया दादागिरी पार्ट और ये हो गया अनुशासित पार्ट, ये अपने हिसाब से चलाता है। ओके, सो ऑटोनोमिक गैंग्लिया कहां पर पाया जाता है? आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइडेड किया जाता है। एक होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा हो गया आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो इसीलिए ऑटोनोमिक गैंग्लिया यहाँ पर पाया जाता है, सिंपैथेटिक में भी पाया जाता है और पैरासिम्पैथेटिक में भी पाया जाता है। लेकिन ऑटोनोमिक गैंग्लिया आपका आपका जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में नहीं पाया जाता है। ओके, लेकिन आपका गैंग्लिया इसमें प्रेजेंट है, गैंग्लिया पाया जाता है, क्योंकि गैंग्लिया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। तो आप कहोगे सर आप अभी अभी प्रीवियसली बताया था कि गैंग्लिया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दो पार्ट है, एक होता है आपका सिंपैथेटिक स्केलेटल नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एंड एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो आपने तो सर बताया कि गैंग्लिया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर गैंग्लिया पाया जाता है तो इसका मतलब एएनएस में भी पाया जाता है, और इसका मतलब क्या होगा? एसएनएस में भी पाया जाता है, पीएनएस में भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी है। वो कंट्रोवर्सी क्या है? गैंग्लिया बेशक पैरासिम्पैथेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, लेकिन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वाला रीजन में नहीं पाया जाता है। तो ये कहां पाया जाता है? ये आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, क्योंकि ये अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर सेल्फ। क्योंकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल मैंने बार बार दे रहा हूं, स्केलेटल मसल। सो स्केलेटल मसल को हम अपनी इच्छा से मूवमेंट कर सकते हैं, तो गैंग्लिया यहां पर पाया जाता है। और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं। ओके, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऑल गैंग्लिया। ओके, ऑल गैंग्लिया ऑल ऑटोनोमिक गैंग्लिया, ऑल ऑटोनोमिक गैंग्लिया आर गैंग्लिया। जितने भी ऑटोनोमिक गैंग्लिया होता है, ओके, वो गैंग्लिया हो सकता है, लेकिन जितने भी ऑल गैंग्लिया आर नॉट ऑटोनोमिक गैंग्लिया। जितने भी आपका ऑटोनोमिक गैंग्लिया होता है वो गैंग्लिया हो सकता है, मतलब ऑटोनोमिक गैंग्लिया में आपका गैंग्लिया आएगा, लेकिन ऑल गैंग्लिया में, जितने सारे गैंग्लिया में आपका ऑटोनोमिक गैंग्लिया नहीं आएगा। इसका कारण क्या है? देखो, मैंने गैंग्लिया को क्या बोला था? क्लस्टर ऑफ नर्व सेल बॉडीज, एंड ऑटोनोमिक गैंग्लिया आर आल्सो क्लस्टर ऑफ नर्व सेल बॉडीज। तो इसी कारण से ये दोनों एक जैसे हैं, ये भी क्लस्टर ऑफ नर्व सेल बॉडीज, ये भी क्लस्टर ऑफ नर्व सेल बॉडीज। लेकिन यहां पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ऑल गैंग्लिया आपका ऑटोनोमिक गैंग्लिया नहीं हो सकता है। इसका कारण है क्योंकि इसमें डिफरेंट फंक्शन होता है, इसमें डिफरेंट गैंग्लिया होता है, इसीलिए ऑल गैंग्लिया आर नॉट ऑटोनोमिक गैंग्लिया। क्योंकि यहाँ पर ऑल गैंग्लिया के बारे में बात हो रहा है, तो ऑल गैंग्लिया के बारे में अगर बात हो रहा है तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ गैंग्लिया, एंड अगर डिफरेंट टाइप ऑफ गैंग्लिया होगा तो डिफरेंट फंक्शन होगा, इसीलिए ऑल गैंग्लिया आर नॉट ऑटोनोमिक गैंग्लिया, एंड ऑल ऑटोनोमिक गैंग्लिया इज
गैंग्लिया। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ऑल ऑटोनोमी गैंग्लिया। गैंग्लिया हो सकता है क्योंकि इसमें सिमिलैरिटीज है लेकिन इसमें डिसिमिलैरिटीज है। यही पार्थक्य उसे एक दूसरे से अलग बनाती है। ये पार्थक्य एक दूसरे से क्या बनाती है? इसकी प्रॉपर्टीज को अलग बनाती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो एड्रेनल मेडुला कहां पर पाया जाता है? आपका किडनी में पाया जाता है। किडनी के ऊपर में एक ट्राइगोनल स्पिंक्चर एक होता है, ट्राइगोनल जैसा शेप होता है, तो वहां पर एड्रेनल मेडुला ओके पाया जाता है। ओके, इतना आपको डिटेल में अगर पढ़ाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो सिर्फ आप इतना याद रखना कि किडनी के ऊपर एड्रेनल मेडुला पाया जाता है और ये एड्रेनल ग्लैंड में एड्रेनल मेडुला प्रेजेंट होता है। ओके, फटाफट चलते हैं। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो निकोटिनिक रिसेप्टर का दो सब टाइप होता है। एक होता है आपका एनएन। सो एनएन जो निकोटिनिक रिसेप्टर होता है वो कहां पर पाया जाता है? गैंग्लिया में पाया जाता है। ऑटोनोमी की एड्रेनल मेडुला में पाया जाता है। एंड ये एनएम जो होता है, एनएम निकोटिनिक रिसेप्टर जो होता है, ये आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पाया जाता है। अब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहां पर प्रेजेंट होता है? अब एक और कॉन्सेप्ट आ गया। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? आपने प्रीवियस वीडियो में सुना होगा सेंसोरी नर्व, एक होता है मोटर नर्व। सो यही कॉन्सेप्ट से आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आता है। सो देखो क्या होता है, मान लीजिए ये हो गया एक आपका मोटर न्यूरॉन और मोटर नर्व, एंड इसके जो गैप, ये क्या करेगा? स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। सो मोटर न्यूरॉन, ये हो गया आपका मोटर न्यूरॉन, सॉरी लिख रहा हूं, मोटर न्यूरॉन एंड ये स्केलेटल मसल का जो बीच वाला जो गैप होता है, इसको क्या बोला जाता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये जो बीच वाला एरिया होता है उसको बोला जाता है मोटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो मोटर न्यूरॉन एंड स्केलेटल मसल फाइबर के बीच में जो बीच वाला जो गैप होता है उसको बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अभी चलते हैं मस्कारेनिक रिसेप्टर। ओके, जैसे हमने निकोटिनिक रिसेप्टर पढ़ा उसी तरह से हम मस्कारेनिक रिसेप्टर पढ़ते हैं। ओके, सो मस्कारेनिक रिसेप्टर का 3 सब टाइप होता है। मस्कारेनिक रिसेप्टर का कितने सब टाइप होता है? 3 सब टाइप। सो M1 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर एंड M3 रिसेप्टर। सो M1 रिसेप्टर आपका स्टोमक वाला एरिया में पाया जाता है। M2 रिसेप्टर आपका हार्ट, हृदय में पाया जाता है। एंड M3 रिसेप्टर आपका ब्रोंकस में पाया जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आपका पाया जाता है, यूरिन ब्लैडर में पाया जाता है, एंड ग्लैंड एरिया में पाया जाता है, और आईज में भी ये पाया जाता है। सो ग्लैंड का मीनिंग क्या होता है? ग्लैंड का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ सेल सीक्रेट समथिंग, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सीक्रेट समथिंग, सो उसको बोला जाता है ग्लैंड। और एक ग्रुप ऑफ सेल ये भी होता है जिसको हम टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। एक ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं और एक ग्रुप ऑफ सेल को ग्लैंड कहते हैं। सो ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सीक्रेट समथिंग इज नोन एज ग्लैंड। जो सीक्रेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो ग्लैंड होता है, एंड जो कॉमन ओरिजिन कॉमन फंक्शन जो कोई काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो ये होता है, ये दोनों के बीच में पार्थक्य। अब चलते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है? अच्छा, जिस तरह से हमने ये कहा था कि एसिटिलकोलिन का 2 रिसेप्टर होता है, एक होता है निकोटिनिक रिसेप्टर, दूसरा होता है मस्कारेनिक रिसेप्टर। उसी तरह से जब हम इसके एक्शन के ऊपर अगर स्टडी करेंगे तो उसका एक्शन भी आपका आएगा मस्कारेनिक एक्शन, एक हो गया आपका निकोटिनिक एक्शन। सो एसिटिलकोलिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी 2 भागों में डिवाइडेड है।
एक होता है आपका मस्कारिनिक एक्शन, एक होता है आपका निकोटिनिक एक्शन। अब ये मस्कारिनिक एक्शन में ये क्या करता है? सो एक्शन ऑन आई, इसका मतलब क्या है? एसिटिल कोलिन का एक मस्कारिनिक रिसेप्टर हमारे आई में प्रेजेंट होता है। अगर एसिटिल कोलिन का मस्कारिनिक रिसेप्टर हमारे आंखों में अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये आई में क्या एक्शन देगा? ये कभी नहीं दे सकता। तो इसका मतलब डेफिनेटली एसिटिल कोलिन का एक मस्कारिनिक रिसेप्टर हमारे आंखों में प्रेजेंट है, इसीलिए ये आई में अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रहा है। तो ये क्या दे रहा है? तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ अ पीपिल, मतलब हमारे आंखों में जो पीपिल वाला जो पार्ट होता है, ओके, सो उसको ये क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, मतलब संकुचित करता है। इतना ही आपको लिखना है, ओके। चाहो तो आप इतना भी लिख सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं, ओके। सो ये बेसिकली क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द पीपिल करता है, ओके। उसके बाद चलते हैं एक्शन ऑन ग्लैंड। अच्छा, ये जो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं मस्कारिनिक एक्शन। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? मस्कारिनिक एक्शन। तो ये क्या करेगा? एक्शन ऑन ग्लैंड। सो ग्लैंड को मैंने क्या बताया था? ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सीक्रेट समथिंग इज नोन एज योर ग्लैंड। सो ग्लैंड में आपका M3 रिसेप्टर पाया जाता है। मस्कारिनिक रिसेप्टर का जो सब टाइप होता है M1, M2, M3। सो M3 मस्कारिनिक रिसेप्टर आपका ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है? एसिटिल कोलिन इंक्रीजेस ग्लैंडुलर सिक्रेशन। ग्लैंडुलर सिक्रेशन में आपका क्या आएगा? स्वेट आएगा, सलाइवेशन आएगा, इंटेस्टिनल आएगा, पैंक्रियाटिक आएगा, लैक्रिमेशन आएगा। तो ये बेसिकली क्या करता है? आपको इतना याद रखना है, एसिटिल कोलिन इंक्रीजेस ग्लैंडुलर सिक्रेशन, मतलब सिक्रेशन को जो बढ़ा दे। देखो एग्जाम में क्या होता है, आप इतने चीज याद नहीं रख पाएंगे, सिर्फ आपको शॉर्टकट ट्रिक याद आएगा। सो आपको क्या करना है? जब भी आप एसिटिल कोलिन एक्शन ऑन ग्लैंड लिखेंगे ना, तो आपको एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखना है कि एसिटिल कोलिन जब भी ग्लैंड में जाकर के एक्ट करेगा तो ग्लैंडुलर सिक्रेशन को इंक्रीज कर देगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इंक्रीज कर देना। अब ग्लैंड में क्या होता है? ग्लैंड में डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड होता है। पैंक्रियाटिक ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, आपका इंटेस्टिनल ये भी होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा आएगा, और पैंक्रियाटिक ग्लैंड में पैंक्रियाज रिलेटेड जो सिक्रेशन होता है, पैंक्रियाज जो सिक्रेशन करता है वो सिक्रेशन एनहांस हो जाएगा। फिर लैक्रिमेशन, आपका आई से लैक्रिमल ये आएगा, इंटेस्टिनल से इंटेस्टिनल सिक्रेशन को ये इंक्रीज कर देगा, ओके। एंड ये क्या करेगा? ब्रोंकियल ट्रैक्ट में जो ब्रोंकियल ट्रैक्ट भी कुछ सिक्रेशन करता है, म्यूकस सिक्रेशन। तो ये क्या करेगा? ब्रोंकियल सिक्रेशन को भी ये बढ़ा देगा, क्योंकि M3 रिसेप्टर आपका ब्रोंकस में भी प्रेजेंट है। अगर ब्रोंकस में प्रेजेंट है तो ब्रोंकियल सिक्रेशन क्या कर देगा? बढ़ा देगा। अगर ब्रोंकियल सिक्रेशन बढ़ा देगा तो क्या होगा? ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होगा। ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होने से हमें क्या होगा? कफिंग होगा। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी आपको कोल्ड एलर्जी सिम्टम आता है, कोल्ड एलर्जी डिजीज होता है, तो आपका क्या होता है? आपका कफिंग रिलेटेड समस्या होता है, कफिंग आता है, ड्राई वेट कफ आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये ब्रोंकियल सिक्रेशन को एनहांस कर देता है। ब्रोंकियल सिक्रेशन को क्या करता है? एनहांस कर देता है, मतलब इंक्रीज कर देता है, इसीलिए हमें कफिंग होता है, ओके। एंड नेक्स्ट एक्शन ऑन ब्रोंकियल मसल। ब्रोंकियल मसल में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है? आपका M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो रिलीज ऑफ एसिटिलकोलिन फ्रॉम द पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिवेट मस्कारिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द ब्रोंकियल मसल टू कॉज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, म्यूकस सिक्रेशन, वासोडाइलेटेशन। अभी अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, अभी बताया था कि म्यूकस सिक्रेशन होगा। तो म्यूकस सिक्रेशन अगर होगा तो क्या होगा? म्यूकस सिक्रेशन होने से क्या होगा? आपका कफिंग होगा, ब्रोंकियल सिक्रेशन, ओके। तो म्यूकस सिक्रेशन होगा
ब्रोंकियल ट्रैक्ट में ये क्या करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा। आपको सिर्फ इतना टर्म याद रखना है, ब्रोंकियल ट्रैक्ट ब्रोंको को क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगा, ऐसे संकुचित कर देगा। ओके, देन अगेन मूव्स टू, तो यहाँ पर लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ब्रोंकियल मसल। सो ब्रोंकियल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो वार्ड पावर को याद रखना, उसको कहा जाता है ब्रोंकोस्पाज्म। अगर ब्रोंकियल मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो उसको बोला जाता है ब्रोंकोस्पाज्म। स्पाज्म का मीनिंग क्या है, इनवॉल्यूंटरीली मसल कंट्रैक्शन। अगर मसल अनियंत्रित रूप से अगर संकुचित हो जाएगा, उस वार्ड को कहा जाता है स्पाज्म। स्पाज्म का मतलब है इनवॉल्यूंटरीली मसल कंट्रैक्शन, ये आप लिख सकते हो। ओके, पाठ पढ़ने का एक तरीका होता है। ओके, पाठ पढ़ने का एक तरीका होता है, ये छोटा छोटा टर्म जो होता है ना, इसको आपको याद रखना है। इनवॉल्यूंटरीली मसल कंट्रैक्शन, इनवॉल्यूंटरीली मसल कंट्रैक्शन को क्या कहते हैं, स्पाज्म कहते हैं, स्पाज्म कहते हैं। सो ब्रोंकोस्पाज्म मतलब क्या है, ब्रोंकियल मसल का स्पाज्म होना। भाई अगर हम ब्रोंकियल ट्रैक्ट के ऊपर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ब्रोंकियल मसल होगा, तो उसका क्या होता है, स्पाज्म होता है। सो ब्रोंकोस्पाज्म आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगेन ये क्या करेगा, ट्रैकियो ब्रोंकियल सिक्रेशन को एनहांस कर देगा। देयरफॉर कोलिनर्जिक ड्रग आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा। कोलिनर्जिक ड्रग इसीलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है अस्थमा में। अस्थमा पेशेंट को कभी भी कोलिनर्जिक ड्रग नहीं देना है, क्योंकि कोलिनर्जिक ड्रग क्या करता है, देखो एसिटिल कोलिन एक कोलिनर्जिक ड्रग होता है, एसिटिल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है। तो ये क्या करता है, आपका जो ब्रोंकियल ट्रैक्ट में, ब्रोंकियल मसल में आपका क्या होता है, M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। जब M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, मैंने क्या बताया था कि ये अभी अभी प्रीवियस देखो यहाँ पर क्या बताया था, ब्रोंकियल सिक्रेशन को ये एनहांस कर देता है। ब्रोंकियल सिक्रेशन को क्या करता है, एनहांस कर देता है या इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण कफिंग होता है, जिसके कारण क्या होता है, कफिंग होता है। और अस्थमा में हमें क्या होता है, यही तो होता है ना। तो एक तो ये एसिटिलकोलिन के कारण ये सारा लफड़ा आ रहा है, और ऊपर से अस्थमा के कारण सेम सिनारियो उत्पन्न होगा, तो क्या फिर से आप कोलिनर्जिक ड्रग लोगे? एक तो पहले से मुसीबत, अब दोबारा क्या वही मुसीबत को आप लाओगे? कभी नहीं। तो इसीलिए कोलिनर्जिक ड्रग हमें अस्थमा पेशेंट को कभी नहीं देना चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब है कभी नहीं देना चाहिए, कभी नहीं मतलब कभी नहीं। ओके, देन नेक्स्ट मूव टू द एक्शन ऑन हार्ट। अच्छा, हार्ट में हम मस्कारिनिक एक्शन पढ़ रहे हैं। अब मस्कारिनिक एक्शन में मैंने बताया था, मस्कारिनिक एक्शन में 3 सब टाइप होता है, M1 M2 M3। सो M2 रिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट होता है, आपके हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, एसिटिलकोलिन डिप्रेसेस द साइनोआर्टेरियल नोड एंड इट स्लो डाउन द हार्ट रेट एंड में प्रोड्यूस कार्डियक अरेस्ट। अगर स्लो हार्ट रेट होगा तो क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट होगा। ओके, कार्डियक अरेस्ट होगा। तो यहाँ पर 2 टर्म आ रहा है, एक होता है हार्ट रेट का बढ़ जाना, एक होता है हार्ट रेट का घट जाना। 2 टर्म आपको याद होना चाहिए। हार्ट रेट, यहाँ पर मैंने डिक्रीज सिंबल लिखा है। ओके, ये हो गया आपका डिक्रीज सिंबल, HR फॉर हो गया आपका हार्ट रेट। सो हार्ट रेट अगर डिक्रीज हो जाएगा, उसको क्या बोला जाता है मेडिकल लैंग्वेज में, ब्राडीकार्डिया, ब्राडीकार्डिया। ठीक है ना, ये टर्म आपको याद होना चाहिए। और एक होता है इंक्रीज सिंबल, ये मैंने इंक्रीज साइन दिया है। एंड HR फॉर क्या होता है, हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, टाकीकार्डिया, टाकीकार्डिया। ठीक है ना, ये 2 टर्म आपको याद होना चाहिए। फार्माकोलॉजी में हर जगह में यही 2 टर्म याद आएंगे।
और फार्माकोलॉजी को सबसे बेस्टली अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो पहले आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ऊपर अच्छा कमांड होना चाहिए। देखो ये सारा टर्म हर जगह में रिपीट होगा। ब्राडीकार्डिया, टाकीकार्डिया, गैंग्लिया, ऑटोनोमिक गैंग्लिया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्स क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपको बहुत सारे कंफ्यूजन ऐसे आएंगे। तो ऑटोनोमी गैंग्लिया और गैंग्लिया के बीच में पार्थक्य क्या होता है, ऑटोनोमी गैंग्लिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है, गैंग्लिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये सारा टर्म फार्माकोलॉजी में हर बार रिपीट होता है, हर बार रिपीट होता है। इसीलिए एचएपी वाला पोर्शन को आपको अच्छे से कमांड बनाना चाहिए। ओके एंड ये जितने भी मैंने डिस्कशन कर रहा हूं ना, ये सारा चीज आपका बुक में भी नहीं मिलेगा। बुक में कहीं पर आपने अगर देखोगे, अगर किसी बुक में लिखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अधिकांश बुक में ये चीज कवर अप नहीं होता है। ऑटोनोमी गैंग्लिया का क्या फंक्शन होता है, ऑटोनोमी गैंग्लिया और गैंग्लिया के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो कुछ चीजें आपको डिफरेंट इंटरनेट सोर्स में या डिफरेंट रिसर्च पेपर में आपको ये चीज पढ़ना चाहिए। हर चीज बुक में मिलेगा ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे चीज आपका इंटरनेट में भी मिलता है, तो वहां पर, लेकिन इंटरनेट में भी आपका क्या होता है, अडल्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग होता है। जैसे अडल्ट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट हर जगह में होता है, उसी तरह से अडल्ट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, अडल्ट्रेशन ऑफ अ नॉलेज भी हर जगह में होता है। तो इंटरनेट में जो ज्ञान मिलता है वो ऑथेंटिक है, सब ऑथेंटिक है ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम उस रिसर्च पेपर को अगर थोड़ा बहुत अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये अडल्टरेटेड प्रोडक्ट नॉलेज है या ये ऑथेंटिक नॉलेज है, ये हमें पता चल जाता है। ओके अगर इतना पता नहीं चलता है तो आप फार्मेसी स्टूडेंट कहने का लायक नहीं हो। ओके इतना तो आपको दिमाग होना चाहिए कि आप कोई चीज ऑथेंटिक है, कोई चीज ऑथेंटिक नहीं है। अगर स्टडी करने के बाद आप अगर पता नहीं लगा पाओगे तो आप नहीं हो सकते हो। ओके सो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मस्करेनिक रिसेप्टर जब आपका हार्ट में क्या प्रभाव पकाता है, बेसिकली एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन का जो मस्करेनिक एक्शन होता है वो मस्करेनिक रिसेप्टर के चलते होता है। तो वो बेसिकली क्या करता है, सिंपली एक चीज याद रखना, हार्ट रेट को कम कर देता है, ब्राडीकार्डिया कर देता है। इतना भी अगर आप लिख करके आओगे ना तब भी मार्क मिलेगा। ये इतना सारा लिखना कोई आवश्यकता नहीं, सीधा लिखो एसिटिलकोलिन प्रोड्यूसेस डिक्रीज्ड हार्ट रेट, एसिटिलकोलिन एक्टिंग ऑन हार्ट थ्रू muscarinic receptor subtype M3 and produces a decreased heart rate that is known as bradycardia। ऐसे अच्छे से इसे एक्सप्लेन करके अगर लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा। ओके देन एक्शन ऑन ब्लड वेसल। सो एसिटिलकोलिन ब्लड वेसल के ऊपर क्या प्रभाव पकाता है। सो एसिटिलकोलिन रिलैक्सेस the vascular smooth muscle and thus dilate the blood vessel, mainly those of the skin and a mucous membrane। so एसिटिलकोलिन बेसिकली क्या करता है, जब जब भी भासोडाइलेटेशन के ऊपर याद, अगर क्वेश्चन में परीक्षा में आपको लिखोगे तो हमेशा एक चीज लिखोगे, एसिटिलकोलिन डायलेट द ब्लड वेसल, इतना ही लिखो। भासोडाइलेटेशन अगर लिखोगे तो पूरा मार्क मिलेगा। देखो मैं यहाँ सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम में कैसे शॉर्टकट ट्रिक हम अप्लाई करके एग्जाम को क्रैक करेंगे ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर ये सारा चीज जितना पढ़ोगे आपको याद नहीं रहेगा। एग्जाम फोबिया एक होता है, आप टोटली थ्रू आउट द ईयर कितना भी पढ़ो लेकिन एग्जाम में सब चीज हर कोई भूल जाता है। तो शॉर्टकट ट्रिक हमें याद रखना चाहिए कि एसिटिलकोलिन अगर ब्लड वेसल में एक्ट करेगा तो क्या होगा, ब्लड वेसल का डायलेट हो जाएगा
और बेसिकली कौन सा ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल हमारे स्किन के थ्रू जाता है और जो ब्लड वेसल हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में जाता है, जो ब्रोंकियल ट्रैक्ट होता है। सो म्यूकस मेम्ब्रेन में जो ब्लड वेसल जाता है तो वहां पर वो क्या करता है, ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आ गया, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट एक और आ गया, ब्लड वेसल का अगर डायलेट होगा, डायलेट को मैं इंक्रीज सिंबल दे रहा हूं, ओके, ब्लड वेसल अगर डायलेट होगा तो बताओ बीपी का क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा। सो ब्लड प्रेशर हमेशा गिरेगा। एंड अगर ब्लड वेसल को मैंने कंस्ट्रिक्ट कर दिया, ब्लड वेसल को मैंने संकुचित कर दिया, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ओके। ऐसी चीजें आपको आपके साथ चलनी चाहिए, क्योंकि पाठ पढ़ने का तरीका यही होता है, ओके, पाठ पढ़ने का तरीका यही होता है। सो द ब्लड प्रेशर फॉल्स एज ए रिजल्ट ऑफ डिक्रीज्ड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। मैंने अभी अभी बताया था कि ब्लड प्रेशर का फॉल हो जाएगा। ब्लड प्रेशर फॉल क्यों हुआ, क्योंकि एसिटिलकोलिन हमारे ब्लड वेसल में एक्ट किया। इसी का मतलब क्या है, एसिटिलकोलिन ने आपका एक रिसेप्टर ब्लड वेसल में बैठा करके रखा है और ये क्या करता है, ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है। अगर ब्लड वेसल क्या होगा, डायलेट हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा। तो ब्लड फ्लो अगर अच्छे से होगा तो क्या होगा, बीपी का फॉल डाउन होगा, बीपी का फॉल होगा, ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा, ओके। देन एक्शन ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। सो एसिटिलकोलिन का एक्शन क्या होता है, जब ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जाकर के बाइंड करता है या एक्शन प्रोड्यूस करता है, तो एसिटिलकोलिन इंक्रीजेस द टोन एंड पेरिस्टालिसिस, स्पिंक्चर आर रिलैक्स्ड। तो बेसिकली यहाँ पर आपको इतना याद रखना है, एसिटिलकोलिन इंक्रीजेस द टोन एंड पेरिस्टालिसिस, स्पिंक्चर आर रिलैक्स्ड। इतना याद रखना है कि एसिटिलकोलिन जब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। किसको बढ़ाएगा, टोन को बढ़ाएगा एंड पेरिस्टालिसिस को बढ़ाएगा। दैट्स व्हाई क्या होगा, स्पिंक्चर आर रिलैक्स्ड। यहां पर सिर्फ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट अगर आएगा आपके दिमाग में, हमेशा याद रखो इंक्रीज, बस हमें इतना ही याद रखना है। किसका इंक्रीज, इसका इंक्रीज, इसका इंक्रीज से क्या होगा, ये होगा। समझ में आई बात। सो एसिटिलकोलिन जब M3 रिसेप्टर, अच्छा ये M3 रिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट होता है, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। तो द एसिटिलकोलिन जब M3 रिसेप्टर में एक्ट करेगा तो क्या होगा, टोन ऑफ द गॉट इंक्रीज हो जाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रेशन जो होता है आपका वो इंक्रीज हो जाएगा, ओके, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रेशन आपका इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जिसके कारण से हम खाद्य को ग्रहण कर पाते हैं। एक वेव लाइक स्ट्रक्चर में जो जाता है उसको बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ऐसे ऐसे करके जो जाता है उसको बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और हम एनस वाले रीजन में जो गैस फॉर्मेशन करते हैं, जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपका अच्छा होगा तब गैस फॉर्मेशन भी अच्छा होगा, ओके। एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रेशन आपका बढ़ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन आपका बढ़ने वाला है। इसके कारण क्या है, हमारे हजम करने की प्रक्रिया इसके कारण से अच्छा होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रेशन अगर अच्छा होगा, ओके। सो एक्शन ऑन यूरिनरी ब्लैडर। सो मैंने बताया था यूरिनरी ब्लैडर में M3 रिसेप्टर आपका पाया जाता है, ओके, M3 रिसेप्टर आपका पाया जाता है। सो ये क्या करेगा, एसिटिलकोलिन कॉन्ट्रैक्ट द ब्लैडर एंड बाइंडिंग टू द मस्कारेनिक M3 रिसेप्टर ऑन डेट्रूजर मसल। इसका मतलब डेट्रूजर मसल में या यूरिनरी ब्लैडर में मस्कारेनिक रिसेप्टर का एक सब टाइप M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है,
तभी तो यूरिनरी ब्लैडर को ये क्या कर रहा है, कंट्रैक्ट कर रहा है। देखो यूरिनरी ब्लैडर एक थैली होता है, एक मान लो एक मैंने यहाँ पर एक कोई फ्लूइड मैंने रखा है। तब क्या होता है, अगर यहाँ पर कुछ फ्लूइड मेरा है, अगर इस फ्लूइड को में जो कंटेनर होता है इसको अगर ऐसे मैं स्क्वीज कर दूं या इसे कंट्रैक्ट कर दूं, तो इतने स्पेस में जो फ्लूइड होता है या जो वाटर प्रेजेंट होता है वो क्या करेगा, ये प्रेशर जनरेट होने के कारण या संकुचित होने के कारण इसके अंदर जो वाटर होगा या यूरिन होगा वो क्या होगा, एक्सपेल आउट होगा। और इसी चीज को मेडिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन करना। ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मिक्चुरेशन करना। तो यूरिनरी ब्लैडर आपका कंट्रैक्ट हो रहा है, इसके लिए कौन उत्तरदायी है, आपका एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन जब आपका M3 रिसेप्टर में बाइंड करेगा तभी जाकर के यूरिनरी ब्लैडर कंट्रैक्ट होगा और इसी के कारण आप सुसु कर पाते हो, इसी के कारण आप क्या कर पाते हो, सुसु कर पाते हो। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और एक छोटा सा कंसेप्ट मैं और भी बता दूं, एक छोटा मोटा कंसेप्ट और रह गया। आपका देखो ये ऑटोनोमिक गैंग्लिया जो होता है ना, ऑटोनोमिक गैंग्लिया आपका दो प्रकार का होता है। ऑटोनोमिक गैंग्लिया आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका सेंसोरी गैंग्लिया, सॉरी एक होता है आपका सिंपैथेटिक गैंग्लिया, एक होता है आपका सिंपैथेटिक गैंग्लिया, एक होता है आपका पारा सिंपैथेटिक गैंग्लिया। सो ऑटोनोमिक गैंग्लिया क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका सिंपैथेटिक गैंग्लिया, दिस वन इज योर नोन एज पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। जिस तरह से हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, दो भागों में डिवाइडेड है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसी तरह से ऑटोनोमिक गैंग्लिया भी दो भागों में डिवाइडेड है, एक होता है आपका सिंपैथेटिक गैंग्लिया, एक होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। अब ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया आपका क्या काम करता है, ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया सिंपैथेटिक नर्वस में प्रेजेंट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, आपका या तो लड़ो या फिर भाग जाओ, फ्लाइट और फाइट। यहां पर मैंने क्या लिखा, फ्लाइट और फाइट, या तो आप लड़ो या फिर भाग जाओ। मान लो आपको एक सांप ने काटने के लिए आ रहा है आपकी तरफ से, तो आप क्या करोगे, या तो उस सांप से लड़ोगे, उसे मार दोगे, या क्या करोगे, उस सांप के भय से आप भाग जाओगे। तो हमारे बॉडी में जो सडन जो एनर्जी आता है या कोई काम करने में अगर हम जी जान में अगर या तो डू और डाई, जब ये सिचुएशन आता है तो समझ लेना आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अभी फुल्ली एक्टिव मोड में है। समझ में आ गया। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, ये आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट काम करता है। ये आपका क्या करता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट काम करता है, डाइजेस्ट। ये आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट काम करता है। तो इसका काम है क्या, एक होता है कोई चीज को बढ़ा रहा है, दूसरा क्या करेगा, कोई चीज को घटाएगा। भाई सुस्त में रहेंगे और मस्त में रहेंगे, रेस्ट करेंगे डाइजेस्ट करेंगे। रेस्ट मतलब आपका हर प्रकार का रेस्ट एंड डाइजेस्ट के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, लेकिन आप अभी के लिए इतना समझो कि कोई एक होता है हमारे मानव जो तंत्रिका तंत्र होता है,
उसमें क्या होता है, दो डिवीजन होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये क्या करता है, ये मानव तंत्रिका तंत्र में भगवान ने इसको ऐसे रचा है कि एक बढ़ाएगा दूसरा घटाएगा, फिर एक बढ़ाएगा दूसरा घटाएगा, और इसी कारण से हमारे बॉडी में क्या होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। कभी आपने सोचा है कि हमने अभी मान लीजिए अभी आप जिम जा रहे हो, या अभी आप 2 या 3 किलोमीटर एक रनिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, कभी आपने ये सोचा है कि जब आप रनिंग करते हो तो आपका क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है। और हार्ट रेट जब बढ़ता है तो अभी आपने वो टारगेट फिलअप कर दिया, मान लीजिए 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर जितना भी हो, आपने वो खत्म कर दिया। कभी आपने ये इमेजिन या नोटिस किया कि हार्ट रेट उसके बाद गिर क्यों जाता है? ये इसी का सारा खेल है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो एक क्या करता है, इसको बढ़ाता है, दूसरे कहता है मैं उसे घटाऊंगा। तो मान लीजिए आपका नॉर्मल हार्ट बीट अभी कितना है, 72 बीट्स। अब आपने एक्सरसाइज कर दिया तो आपका हार्ट बीट कितना हो जाएगा, 80, 90 ऐसे कुछ हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करेगा, हठात इसको धीरे धीरे न्यूट्रलाइज कर देगा, धीरे धीरे क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो बॉडी कितना हो जाएगा, फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करेगा। इसी कारण से हम जी पाते हैं। अगर सोचो आप अगर हमेशा ऐसे अगर इस अवस्था में अगर रहोगे तो आप क्या जी सकते हो? नहीं। तो इसीलिए भगवान ने इस तंत्रिका तंत्र को इतना अद्भुत तरीके से इसे निर्माण किया है कि कोई चीज बढ़ रहा है तो कोई चीज घटाने वाला भी है। ये बात नेता मंत्री को समझना चाहिए। अगर अधर्म कर रहे हो तो अधर्म को रोकने वाला भी इंसान पैदा होगा या हो चुका है। इसी कारण से दुनिया में कभी एक जैसा परिस्थिति नहीं आएगा। कोई चीज अगर बढ़ रहा है, अपनी चरम सीमा पर चढ़ रहा है, तो उसको गिराने वाला भी पैदा होगा या हो चुका है। ये बात हमेशा याद रखना। प्रकृति का नियम है हमेशा प्रकृति को स्टेबल कंडीशन में रखना है, और वही सेम चीज प्रकृति का जो नियम है वो हमारे बॉडी के साथ भी अप्लाई होता है। हमारे बॉडी के साथ भी ये अप्लाई होता है। हम हमेशा ऐसा नहीं कि हमेशा या फाइट मोड में रहते हैं, हम रेस्ट मोड में भी रहते हैं। अगर हमारे बॉडी में कोई डिजीज होता है तो वो समय के साथ क्योर होता है। ऐसा नहीं कि डिजीज हमारे साथ हमेशा के लिए रहता है। अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो आप क्योर होंगे। और आपको क्योर कौन करता है? आपका सिस्टम ही करता है। आप खुद के अंदर आप में वो सारा काबिलियत है। ड्रग तो बस एक सपोर्टिंग का जरिया होता है। ड्रग कुछ नहीं करता है। ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, और वो क्या करता है, जब ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो अब क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करता है। और यही फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या करेगा, या तो आपके सिस्टम को स्लो डाउन कर देगा या आपको सिस्टम को बढ़ा देगा। यही तो काम करता है, या तो इनहिबिट कर देगा या उसको बढ़ा देगा। और इसी से हमारा डिजीज ठीक होता है। इसी से हमारा क्या होता है, डिजीज ठीक होता है। इस टॉपिक पर डिटेल बात करेंगे, और तब तक के लिए आप इतने लेक्चर को हजम करिए। और एक होता है, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया, गैंग्लिया, आई थिंक गैंग्लिया। गैंग्लिया में देखो बेसिकली 3 टाइप होता है। ओके, सेंसरी, हाँ। गैंग्लिया बेसिकली 3 टाइप होता है। जैसे मैंने बताया था, ऑटोनॉमी गैंग्लिया 2 भागों में डिवाइडेड है। एक होता है सिंपैथेटिक गैंग्लिया, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। उसी तरह से गैंग्लिया भी 3 भागों में डिवाइडेड है। एक होता है आपका सेंसोरी गैंग्लिया, ओके, एक होता है आपका सेंसोरी गैंग्लिया, एक होता है आपका मोटर गैंग्लिया, ओके, एक होता है मोटर गैंग्लिया, एंड दूसरा होता है क्रैनियल नर्व गैंग्लिया, क्रैनियल नर्व गैंग्लिया।
एक होता है आपका सेंसरी गैंग्लिया, एक होता है आपका मोटर गैंग्लिया, एक होता है आपका क्रैनियल नर्व गैंग्लिया। अगर इसी चीज को आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा प्रीवियस वीडियो में याद कर देता हूं। हमने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि सेंसरी नर्व एक होता है, पढ़ा था ना, सेंसरी नर्व, एक होता है मोटर नर्व। इसका फंक्शन क्या है जी? हमने एक ट्रिक के साथ इसको याद रखने के लिए बोला था, SAME, सेंसरी नर्व मोटर नर्व क्या है, सब सेम है। ये सिर्फ याद रखने के लिए बोला था, एग्जाम में लिखने के लिए नहीं बोला था। सेंसरी नर्व मोटर नर्व अगर आप बोलोगे ये सेम है तो टोटली आप 0 मार्क पाओगे, लेकिन इसको एक ट्रिक के साथ याद रखने के लिए ये वर्ड हमने यूज किया था। अब सेंसरी नर्व समझो क्या होता है। मान लीजिए एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ करके बॉडी के जितने सारे पार्ट होता है वो सारा का सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ओके, सो जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कोई मैसेज CNS में जाकर के अगर पहुंचता है तो उसको कैरी करके अगर कोई लेगा तो वो एक न्यूरॉन लेगा, तो उस न्यूरॉन को बोला जाता है सेंसोरी न्यूरॉन। उस न्यूरॉन को क्या बोला जाता है, सेंसोरी न्यूरॉन। सेंसोरी न्यूरॉन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये सेंस करता है। सेंसोरी न्यूरॉन इसका नाम क्यों होता है, क्योंकि ये सेंस कर पाता है। मान लीजिए मैंने आपको एक चाटा मारा, इसका मतलब आपको चाटा लगा, आप फील कर पा रहे हो कि कोई ने मुझे चाटा मारा। तो जब जो आपका फीलिंग करने की जो पावर होता है ये सेंसोरी न्यूरॉन के कारण होता है, क्योंकि ये सेंस कर पाता है। ये सेंस क्या करेगा, अभी आपको मैंने चाटा मारा या और कुछ मारा ये आपको पता नहीं है, ये आपको पता नहीं है। जब ये मैसेज आपके ब्रेन में जाकर के पहुंचेगा तो ब्रेन क्या करेगा, पहले उसे रिसीव करेगा, रीड करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, वो अपना एक उत्तर देगा। और वो जो उत्तर देगा वो क्या होगा, ये CNS से फिर एक बार पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक मैसेज आएगा। उस मैसेज को जो न्यूरॉन कैरी करके ले करके आता है उसको बोला जाता है मोटर न्यूरॉन। मोटर का काम क्या है, जैसे कुआं से पानी लेकर के जिस गंतव्य स्थान पर उसे पहुंचाना, ये एक मोटर का काम होता है। तो मोटर अभी क्या कर रहा है, एक चीज को लेकर के आ रहा है, इसीलिए उसका नाम क्या है, मोटर। मोटर का मतलब है काम करना। तो यहाँ पर ऐसे इसको याद रखो। तो मोटर का काम क्या होता है, मोटर न्यूरॉन। मान लीजिए मैंने आपको चाटा मारा, ये चाटा मारना एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू जाएगा। ऐसा नहीं कि सेंसरी न्यूरॉन कहेगा देखो देखो कोई मुझे चाटा मारा। सेंसरी न्यूरॉन को कैसे पता चलेगा कि चाटा मारा या कुछ मारा, सेंसरी न्यूरॉन को कुछ नहीं पता चलता है। मैंने अभी आपका बॉडी का कंडीशन क्या है, अभी आपका बॉडी का जो कंडीशन है वो पोलराइजेशन स्टेट में है, ठीक है ना। अभी आपका सारा सेल सो रहा है, मैंने आपको यहाँ पर एक चाटा मारा, तो यहाँ से क्या होगा, सोडियम आयन का एंट्री होगा। जब सोडियम आयन का एंट्री होगा तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट बताया था, बहुत अच्छे से बताया था। सो डीपोलराइजेशन होगा। जब डीपोलराइजेशन होगा तब क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा इसका मतलब सोडियम आयन का एंट्री हो चुका है। तो ये क्या करेगा, ये अब क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन देखो क्या करेगा, उसके बाद ये सिग्नल ट्रांसफर हो करके जाएगा। एंड ये सेंसरी न्यूरॉन इस चीज को, जब सोडियम आयन का एंट्री होता है, ये चाटा मारना, मैंने आपको चाटा मारा, ये गाल में चाटा मारा, जब चाटा मारा यही चाटा एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्टेड हो जाएगा, क्योंकि ये चाटा मारा फॉर्म में नहीं जाएगा,
ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्टेड हो जाएगा। और ये कौन सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में? निश्चित तौर पर सोडियम आयन के फॉर्म में जाएगा और भी एनकोडेड फॉर्म में जाएगा। अब इसको डिकोडेड करेगा। कौन डिकोडेड करेगा? आपका ब्रेन। ब्रेन आपका डिकोडेड करेगा। ब्रेन देखेगा भाई ठीक है, किसी ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इस चीज को फाइंड आउट करूंगा कि किसी ने तुम्हारे साथ क्या किया है। तो ब्रेन क्या करेगा? उस इंफॉर्मेशन को जो सेंसरी न्यूरॉन लेकर के, मतलब पेरिफेरल नर्व, मान लीजिए यहां से इंफॉर्मेशन गया ब्रेन तक, तो ब्रेन अभी डिसाइड करेगा कि आपके साथ हुआ क्या। अब ब्रेन जब ये डिसाइड करेगा, ब्रेन कहेगा नहीं, तुमको यहां पर किसी ने चाटा मारा या ऐसे स्लैपिंग किया, तो ब्रेन कहेगा हटाओ हटाओ इस साले को। तो ब्रेन आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको क्या करना है। तो अगर मान लीजिए आपको कोई कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है, तो ब्रेन आपको क्या सजेस्ट करेगा? जितना हो सके आप भाग करके जाओ या फिर उस कुत्ते को मार दो। तो ब्रेन आपको ये इंस्ट्रक्शन देता है। और ये सारा का सारा इंस्ट्रक्शन जितने भी होता है, ब्रेन के पास मैसेज पहुंचना, सेंसरी नर्व लेकर के जाएगा, फिर मोटर नर्व लेकर के ब्रेन से मैसेज आएगा। ये सारा का सारा जो जितना सिनेरियो होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू होता है एंड ये विद इन सम माइक्रो सेकेंड में होता है। ये जितना मैंने बताया था, इसको बताने के लिए तो 1 आवर 2 आवर लगेगा, लेकिन ब्रेन इतने सारे काम करता है 1 माइक्रो सेकेंड या उससे भी कम समय में, इतना फास्ट होता है। सोचो, मैंने अभी देखो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अभी मैंने चाटा मारा, तो मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया कि यहां पर मैंने कुछ किया? यहां मारा, ऑटोमेटिकली विद इन सम सेकेंड में मैंने समझ गया कि यहां पर मैंने कुछ ना कुछ तो किया। कैसे समझा? तो ये होता है ब्रेन का काम करने का तरीका और ये होता है नर्वस सिस्टम का काम करने का तरीका। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारा का सारा केस क्या है। अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ, फार्माकोलॉजी जब आप पढ़ोगे, अभी तो फार्माकोलॉजी का सेशन आपका चल रहा है, लेकिन इसमें कई टर्म आ रहे हैं एचएपी वाले पोर्शन में। तो जब एचएपी पढ़ाऊंगा तब आपको ये टर्म सारे अच्छे से याद आएंगे। एचएपी पार्ट को छोड़ करके यहां पर जो बताया फार्माकोलॉजी पर्सपेक्टिव व्यू में, अगर उसमें कोई डाउट है तो पूछना है। एचएपी वाला पार्ट को छोड़ दो, मतलब गैंग्लिया क्या होता है डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो, एचएपी वाला पार्ट को छोड़ दो। जितना फार्माकोलॉजी वाला जितना समझा है उसके अंदर कोई डाउट है तो आप बेशक पूछ सकते हो। ओके, आई होप you understand everything. If any doubt, please do let mention in the comment section below. I'll see you guys in tomorrow next video. Till then, bye bye. Jai Hind, Bande Mataram.